जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आता है। जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे में हम करते क्या है? नमामि गंगे में क्या है? गंगा नदी भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा नदी को हम संरक्षित करें, क्योंकि यह सिर्फ भारतीय आध्यात्मिकता से भी जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। आप दुनिया के किसी भी जगह का जो इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नदी का नाम आएगा। चाहे आप भारत में ले लीजिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जो भारत की दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता नील नदी की सभ्यता कहलाती है। ठीक है, किसकी सभ्यता? नील नदी की सभ्यता। दजला फरात जो फारस ईरान में आता है, वहाँ पे दजला फरात की सभ्यता मानी जाती है। आप इधर चीन की सभ्यता को ले लीजिए। चीन में कौन सी नदी थी? चीन की सभ्यता भी तो नदी के उस नदी के किनारे ही बसी हुई थी, वहीं पे उसका विकास हुआ था। तो यानी मानव सभ्यता के साथ नदियां जुड़ी हुई हैं। तो इस बहाने क्या है, हम सिर्फ गंगा नदी को ही साफ सुथरा ना करें। इस बहाने क्या है कि सरकार ने भी इसको जोड़ा है कि अन्य जो नदियां हैं हमारे तालाब पोखर वगैरह जो भी जल के साधन हैं, जो है ना, या तो जिसे हम जल पीने के लिए लेते हैं या फिर और काटकर अपनी खेती के लिए लेते हैं। अगर मान लीजिए नदियाँ सूख जाएंगी तो जल हमें मिलेगा नहीं, और जल नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? उपजा मतलब अनाज नहीं उपजा पाएंगे, अनाज नहीं उपजाएंगे तो भूखमरी हो जाएगी, भूखमरी होंगे तो लोग क्या होंगे? अकाल पड़ जाएगा, लोग मरेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं तो जो हमारे मानव और मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है, वो नमामि गंगे के तहत हम इसको जोड़कर रखते हैं। ठीक है, आगे तो आप जाके युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है, युवा को खेल को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, खेल विकास प्राधिकरण भी एक है जो इसी के अंतर्गत आता है। और जैसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम आता है, डांस वगैरह आता है, गीत संगीत भाषण वगैरह, तो इन चीज़ों के इस तरह के लोगों को भी जो है ये आगे बढ़ने का अवसर मिलता है नेहरू युवा खेल संगठन की ओर से और युवा और खेल मंत्रालय की ओर से। जैसे कि कल जो है युवा संसद होने वाला है ना, ऑनलाइन, हर पूरे जिले के, पूरे देश के भर के हर जिले के लोग उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, आगे है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में क्या है? साफ सुथरा, हमारा जो शहर हो साफ सुथरा हो। ऐसे क्या फायदा होगा? अभी आप लोग आते होंगे तो देखा होगा बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं, रास्ते में चलते हैं तो आपको मतलब मन क्या रहता है? खिन्न रहता है, प्रसन्नता नहीं आती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अभी सवेरे और शाम में क्या करते हैं, लोग टहलते हैं, और टहलने के लिए कहाँ जाते हैं? वैसे इलाकों में जाते हैं जहाँ स्वच्छ हवा बह रही हो। गंगा किनारा, हमारा मनहरी नगर में गंगा किनारा बहुत अच्छा जगह है जहाँ साफ सुथरी हवा आती है और अच्छा लगता है, आनंद आता है। उसमें हमें भी होते हैं और उससे सभी को एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या है कि शहर को गंदगी से मुक्त करना, सिर्फ शहरों को नहीं, छोटे छोटे जो अपने गाँव है, देहात है, हर अपने घर है, तो आप लोग अपने घर में सफाई करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा शहर, हमारा रास्ता क्या है? खराब रहता है। राजनीतिक रूप से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन सरकार का प्रयास क्या है कि हम जहाँ रहें वो साफ सुथरा जगह हो। हम जैसे जो हम लोग जानकारी रखते हैं तो हम लोग अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम उनकी शिकायत भी वहाँ करते हैं। और ये बहुत दिनों से चला हुआ है। देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी कोई झाड़ू लगाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होकर के भी लोगों के बीच जाते हैं और झाड़ू लगाकर क्या करते हैं? लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। यही इससे क्या होगा? अगर आपका इलाका साफ सुथरा है तो क्या होगा? तो बाहर से भी लोग वहाँ घूमने फिरने आते हैं। अगर आपकी नदी गंदी रहेगी, आपका इलाका गंदा रहेगा, कोई बाहर से आदमी घूमने फिरने आपके यहाँ आएगा? नहीं आए। आप यहीं बैठे हैं, यहीं बगल में दुर्गंध हो रहा हो तो क्या आप बैठ पाइएगा? इससे क्या होता है? अगर आप साफ सुथरा नहीं है तो क्या होता है? बीमारियां भी फैलती हैं। अब बीमारियों में बहुत सारे लोगों का पैसा खर्च होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम आर्थिक रूप से भी अपने आप को ये करें, है ना, कमजोर ना हो। अगर आप दवाई खाने में पैसा खर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आर्थिक रूप से भी कमजोर होंगे। आज चूंकि हमारा इलाका तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत समृद्ध लोगों का इलाका तो नहीं है ना। आगे आते हैं अर्थगंगा। अर्थगंगा जो प्रसिद्ध है नमामि गंगे के तहत ही है। अभी आपने देखा एक पुरुष जो है काशी से चल करके जो है बांग्लादेश होते हुए मनहरी होते हुए ही गया था और अपने डिब्रूगढ़, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ असम को गया। एक लगभग 50 दिनों की यात्रा थी, है ना। अब बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों का उस टीम ने जो है भ्रमण किया, जिसमें अधिकतर विदेशी लोग ही थे। ठीक है, उन्होंने विक्रमशिला का भी भ्रमण किया, काशी के महत्वपूर्ण जगहों का भ्रमण किया, और जहाँ जहाँ वो ठहरे वहाँ के महत्वपूर्ण जगहों का भ्रमण किया। पटना में भी वैसा ही हुआ, आदमी जगहों को देखा, फिर वो आगे भी देखा। तो ये प्रोजेक्ट जो है अर्थगंगा कॉन्सेप्ट जो है दो साल पहले ही एक बैठक में, गंगा समिति की जो बैठक हुई थी भारत सरकार की, तो उसमें वो आई थी। ठीक है, अर्थगंगा क्या है? जैसा कि अभी हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहाँ ट्रेनिंग में हम लोग को बताया गया। अर्थगंगा क्या है? नदी के माध्यम से जो है नदी घाटों के माध्यम से अपने में कुछ उपार्जन करना।
उपार्जन कैसे होगा? जैसे हम सभी जानते हैं कि ना यहाँ जो है गिट्टी का कारोबार जब होता था तो उसमें कम से कम 10,000 मजदूर जो खटते थे, है ना। इसमें कई लोगों के घर परिवार के लोग भी उसमें जुड़े हुए होंगे, लेकिन जब नाव बंद हो गई, प्रशासन की ओर बंद कर दिया गया, तो 10,000 लोग लगभग जो है बेरोजगार हैं और उसमें बहुत सारे लोग बाहर जाकर खट रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब होता था काम तो यहाँ लोकल भी रोजगार मिलता था, तो उनको बहुत सारे पैसे बचते भी थे, तो अपने घर में खर्च करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं अर्थ गंगा में। और भी चीजें हैं जैसे आरती, गंगा आरती। आपने देखा बनारस में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में गंगा आरती होती है। तो गंगा आरती से क्या होता है? गंगा आरती से क्या होता है कि एक तो क्या होता है, वातावरण आध्यात्मिक बनता है। ठीक है, नदी के प्रति एक जागरूकता आती है। हम लोग यहाँ छठ पर्व होता है तो हम लोग क्या करने जाते हैं, नदी तालाब ऊपर जो भी हम लोग का होता है वहाँ हम लोग साफ सफाई करते हैं। हम लोग यहाँ शादी ब्याह होता है क्या करते हैं, तो लोग का जो चापा का ये कुआं जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ पानी भरने जाते हैं या नदी किनारे जाते हैं। ठीक है, तो अगर नदी साफ सुथरा नहीं रहेगी तो उससे क्या होगा, इनकम नहीं होगी, उससे हम वहाँ जाएंगे भी नहीं, है ना, त्याग कर देंगे, त्याग देंगे और नदियाँ सूख जाएंगी तो फिर लोगों को मिलेगा नहीं। यानी कि ये हमारे जीवन से बिल्कुल ही जुड़ी हुई है। जल ही जीवन है, ये हम आपसे नहीं सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। जल ही जीवन है, जल के बगैर हम रह नहीं सकते, स्वच्छ हवा के बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल आपका मौलिक अधिकार है। जो आर्टिकल 21 में आप लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का जो मूल सिद्धांत ये है, तो उसमें ये चीजें आती हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम इस तरह ये नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो यही चीज, बहती गंगा बढ़ता जीवन। गंगा बहती रहेगी तो हमारा जीवन भी बढ़ता रहेगा। गंगा अब अशुद्ध रहेगी, मतलब नदियाँ जो है अशुद्ध रहेगी और गंदगी रहेगी वहाँ, तो क्या लोग बाहर से घूमने के लिए वहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। क्या कोई पर्यटक काशी घूमने आएगा वहाँ विदेशों से? नहीं आएगा। तो उसकी क्या होगी, काशी की महत्ता धीरे धीरे समाप्त कर जाएगी। वैसे ही मनिहारी जो क्या है, पूर्वांचल, सीमांचल और मिथिलांचल की क्या है, काशी है। आप देखेंगे कि ये जब भी कोई पर्व त्योहार होता है या माघी पूर्णिमा या कोई भी, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। 1810-11 के गजट में जो उसमें फ्रांसिस बुचानन थे, ठीक है, फ्रांसिस बुचानन लोग आए थे, जबकि सड़कें नहीं थी, ट्रेन की उस समय ट्रेन की भी सुविधा नहीं थी। ट्रेन मनिहारी में जो जुड़ा था 1887 में, ठीक है, मनिहारी में ट्रेन की शुरुआत 1887 में हुई थी, ठीक है ना। और वो उसके बाद स्टीमर सेवा थी जो कि वहाँ से जोड़ते थे सकरी गली को, सकरी गली से लोग कोलकाता जाते थे, जब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ठीक है। उस समय नॉर्थ ईस्ट ट्रेन भी चलती थी, कहाँ से, गुवाहाटी से। आप गुवाहाटी स्टेशन कभी जाएंगे, वहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का इंजन रखा हुआ है, मैं गया था एक बार तो वहाँ देखा था मैंने। और नॉर्थ ईस्ट ट्रेन मनिहारी से घाट से ही चला करती थी। तब सोचिए कि हमारे मनिहारी का क्या महत्व रहा था, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं जहाज चल ही रहे हैं। और ये राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 में आता है, मनिहारी क्या है, राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 में आता है। और हमारे यहाँ डॉल्फिन पाया जाता है, अगर नदी साफ सुथरा नहीं रहेगी तो क्या होगा, डॉल्फिन भी समाप्त हो जाएगी। मछलियाँ जो उसमें पाई जाती है, जिससे मछुआरे मारकर बेचते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, तो जो आय करते हैं, तो अगर नदियाँ साफ सुथरा नहीं रहेगी तो जीव भी समाप्त हो जाएंगे। कछुओं को बचाने के लिए भी चल रहा है। और भागलपुर से लेकर मनिहारी तक जो है वो एक डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, बाकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं जो अर्धगंगा के अंतर्गत आती हैं, है ना। और अर्धगंगा में ये भी आता है कि जो जैसे भी मैंने बताया कलाई की खेती, तो जो इलाका है 10 किलोमीटर का इलाका है लगभग उसके बीच का, तो वहाँ जो है जो बिना खाद की खेती को ऐसी सरकार की योजना है। और इसमें जो है लोगों को आय बढ़ेगी इससे। आगे आते हैं तो फिट इंडिया है, ठीक है। फिट इंडिया खेल, अपना जो खेल विकास प्राधिकरण है, जो नेहरू ये युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत है, तो उसकी एक योजना है, करो योग रहो निरोग, खेलोगे कूदोगे तो स्वस्थ रहोगे, जो नहीं खेलेगा कूदेगा तो अस्वस्थ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अभी कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो लोग झेल रहे हैं, मनिहारी में भी खासकर, जैसे शुगर की बीमारी, है ना, लोगों का जो है डायबिटीज, ठीक है, बहुत तरह ये चीज़ें हैं। हार्ट का रोग है, अभी चूँकि धूम्रपान के कारण जो है बहुत तरह की कैंसर का भी शिकायत मनिहारी में बढ़ा है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप फिट रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खेलते कूदते रहेंगे तो मस्त रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब आप खेल कूद नहीं करते हैं और ये स्थिति नहीं रहते, योगा और कसरत वगैरह नहीं करते, तो शरीर क्या होता है, अस्वस्थ हो जाता है और लोग बीमार होता है। आप देखेंगे अगर लोग किसी को देखते होंगे जो बैठा ही रहता है या एक पर पड़ा कर ही रहता है, तो उसको इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन जो चलता फिरता रहता है तो उसको इस तरह की शिकायत नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 75 साल भारत सरकार के, भारत की आज़ादी के हो गए। 1945 में लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए, अब तक लेकर जो 75 साल हो गया। ये 15 अगस्त 2023 तक जो है ये प्रोग्राम चलने वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में क्या है कि हमारा इतिहास क्या रहा है,
भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत आगे कैसे बढ़ा और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और हमको कहाँ जाना है। ठीक है, हम भविष्य का लक्ष्य भी तय कर रहे हैं जिससे आज़ादी का अमृत महोत्सव के जरिए कि हमको 10 साल बाद कहाँ रहना है, 5 साल बाद कहाँ रहना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता कि हम जो है सिकुड़ के ही रह जाते। पहले जैसे आप गांधी जी की जीवनी पढ़ते होंगे तो गांधी जी को विदेश जाने के लिए मनाही थी, मना की जा रहा था। कारण क्या था कि बाहर जाएंगे तो उनका जो है धर्म परिवर्तन हो जाएगा, वो अधर्मी हो जाएंगे, वो इसमें नहीं रह पाएंगे। ठीक है, 7 समुद्र पार जाना यानी अपने धर्म को खो देना। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है भारतीय सभ्यता की तरह नहीं चलते, वो लोग शराब वगैरह पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है, हमको जाति बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी की जीवनी में पढ़िएगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको जाति बिरादरी से बाहर करने की बात हो गई थी। ठीक है, तो बहुत तरह की चीज़ों को करके तब जाके वो गए थे, और गए तब जाके वो ये आए, और आए तो उसके बाद ही उनको पता चल लगा कि हम किस ढंग से समाज को कुछ दे सकते हैं। हालांकि गांधी जी हम लोग जब पढ़ते गए भारत का इतिहास में गांधी युग भी आता है ना। जो गांधी युग क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता लोगों को जगाने के लिए दे दिया। वैसे जब विश्व इतिहास में जब जाते हैं तो आप एक समय पढ़ते होंगे विश्व इतिहास में नेपोलियन का युग है ना। उसमें क्या होता था, जो नेपोलियन ने जो फ्रांस में किया, जो यूरोप में किया, वही पूरे दुनिया में का इतिहास माना गया। कारण कि उस समय फोकस में क्या था? फ्रांस था। उसमें फोकस में क्या था? यूरोप था। उसमें एशिया महाद्वीप फोकस में नहीं था। लेकिन जब एंशिएंट टाइम में जाएंगे, जब हमारे नालंदा हुआ करता था, विक्रमशिला हुआ करता था, वैशाली था, पाटलिपुत्र था, राजगिरी था, ठीक है, जब हमारे भगवान बुद्ध जन्मे थे और हमारे महावीर थे, तो उसमें क्या था? उसमें फोकस में क्या होता था? इंडिया था। ठीक है, हमारे यहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, हिवेलसांग चीनी आती है, हिवेलसांग का जो यात्रा मार्ग है, तो आप जब उसका रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो मनिहारी का घाट का रास्ता है, यही रास्ते होकर के वो कामरूप गया होगा। ठीक है, क्योंकि नदी मार्ग ही उसमें एक जगह था जिस होकर के लोग जाते थे। अब मनिहारी किन नदियों के बीच बसा हुआ है? कौन कौन नदी बताइए? हाँ, कोशी, गंगा और महानंदा। कोशी और गंगा जी का संगम हो जाता है कुशिला और मनिहारी के बीच में। ठीक है, महानंदा इधर अहमदाबाद की साइड में जो वो गंगा जी में मिलती है, इस साइड दक्षिण में हमारा क्या है? गंगा जी है। ठीक है, तो इन 3 नदियों के बीच में हम लोग हैं, है ना। और इस कारण से जो नदियाँ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग जब देखेंगे पुरानी चीज़ों को, इतिहास को, तो उसमें आप पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो पहले तो क्या बोलते हैं, यातायात का साधन हुआ करता था, नदी मार्ग से अधिकतर हुआ करता था। अंग्रेज भी आए थे तो नदी मार्ग से ही जो व्यापार किया करते थे, मुंगेर से, पटना से, नदियों के मार्ग में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी जो हमने आपके बीच रखी। और उसमें आगे है, आप देख लीजिए, जल संरक्षण की बात मैंने करी थी। ठीक है, प्लास्टिक और कचरा मुक्त जो हमारे घाट है, अगर कचरा मुक्त नहीं होंगे, प्लास्टिक ज़्यादा होंगे तो क्या नदी में फेंकेंगे, नदी में फेंकेंगे तो जो छोटे छोटे जीव है नदी के, वो क्या होंगे? लुप्त प्राय होने लगेंगे, मरने लगेंगे, और पानी जो है दूषित हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ में देखे होंगे कि प्लास्टिक रहता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता। कुएं में अगर पानी में प्लास्टिक डाल दीजिए तो दूषित हो जाता है। घाट को बनाने में गंगा स्वच्छता शपथ, तो इसमें क्या होता है? गंगा जी के सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए शपथ लेते हैं लोग। ठीक है, रैली निकाला, रैली हमने पिछले अभी को 2-3 दिन पहले निकाली थी। जागरूकता अभियान, लोगों को जागरूक करना, ये हमारा काम है, सिर्फ जागरूक करना। हम ये नहीं है कि 24 घंटा घाट पर बैठे रहेंगे और लोग वहाँ देखेंगे कौन क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, लोग अगर जागरूक होंगे तो क्या होगा? नदी को साफ सुथरा रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सामुदायिक बैठक, जैसे अभी कल हमने बागवाना में एक बैठक हुई थी, तो वहाँ जो टीम बागवाना पंचायत के साथ हम लोग बैठक बातचीत की। स्वच्छता अभियान और श्रमदान, घाट किनारे या किसी इलाके में गए, वहाँ पर थोड़ा सफाई करना, लोगों को जागरूक किया, और श्रमदान करना, यानी कि वहाँ सफाई किए तो श्रमदान हुआ। ठीक है, गंगा आरती मैंने बताया कि गंगा डेवलप किया जा सकता है। हमारा मनिहारी जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत पुराना पर्यटन स्थल है ना। यहाँ पे जो मोक्षदायिनी घाट भी है, जैसे काशी में मणिकर्णिका, वैसे मनिहारी में भी मणिकर्णिका है, जहाँ की अंत्येष्टि जो है प्रतिदिन होता ही रहता है। कम से कम 5 से 10 लोग की लाशें आती ही रहती हैं, अंत्येष्टि होती है। और पर्यटन की दृष्टि इसलिए ये है कि पर्यटन के लिए जो है लोग यहाँ से, आप देखते होंगे कटिहार, पूर्णिया, पूरा सीमांचल, मिथिलांचल, इधर सीमांचल, पूर्वोत्तर की कई जगहों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पहले जो लोग तिब्बत से भी आते थे, अभी भी नेपाल से आते हैं, लेकिन तिब्बत से कम हो गया। तिब्बत में चाइना कब्जा के लिए तो कम आते हैं। आपका भूटान हो गया, बगल बांग्लादेश हो गया, तो वो लोग भी इधर से इधर ही आते रहे हैं। बर्मा तक के लोग आते हैं। बुद्धिस्ट, बौद्ध लोगों और हिंदू लोगों का दोनों का ये जो क्या है, काशी, एक छोटी काशी बनी जाती है
घाट एवं ग्रामों में योग। अभी योग की बात की तो अभी 21 जून जो होगा उसमें घाट पर योग होगा। योग कार्यक्रम जो नेहरू युवा केंद्र आयोजित करता है। तो इस तरह के काम है जो नेहरू युवा केंद्र करते हैं। आप इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। और अभी नेहरू युवा केंद्र का निकला हुआ अगर जो लोग रेगुलर कोर्स में नहीं है तो उसमें जो है अपना फॉर्म भरकर दे सकते हैं। 1 अप्रैल तक शायद डेट है, उसमें देख लेंगे, पता चले, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। और इतनी ही बातें हैं जो मैंने आपके बीच रखी। आगे से आप लोग भी सहयोग करेंगे, सब कुछ हमने जोड़ दिया है ना। और आगे से आप लोग भी इन चीज़ों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, इसलिए क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लोगों से परिचय होगा और कुछ जानने को भी मिलेगा और कुछ समाज को देने का भी अवसर मिलेगा जिसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।